ऑलराइट, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि why is Cl ortho para directing? Why is Cl ortho para directing? Cl के आने से आने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पे क्यों भेजा जाता है? ठीक है, तो इसका रीजन सिंपल सा ये हमने रेजोनेंस बनाई थी लास्ट क्लास में, यस और नो। उस रेजोनेंस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाते बनाते जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा था और एक बार पैरा पोजीशन पे आ रहा था। एक बार इस स्ट्रक्चर में इधर आता था और दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे आता था, रिमेंबर? हाँ, तो इस केस में हम कहते थे कि जो नेगेटिव चार्ज है इट कम्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आने वाला, सपोज इलेक्ट्रोफाइल CH3+ है, इसने अटैक करना है तो वो कहां करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसका आंसर लिखेंगे रेजोनेंस हमने बनाई रखी है, तो तुम बोलोगे सिंस क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन रेजोनेंस, is electron donating in resonance, it increases electron density, on ortho and para position, electron density on ortho and para position. So attack takes place at these positions. So attack takes place at these positions only. ठीक है, आवाज नहीं। कोई नहीं, अभी न्यू टॉपिक शुरू होगा उसके बाद। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक उज्जैन? अच्छा, तो अब कुछ अजीब से क्वेश्चन भी हैं इसमें, बट थोड़ा सा दिमाग के लिए टफ। एक्चुअली होता क्या है, ये देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। क्यों? ये मैंने सिर्फ समझाया। देखो, पॉइंट इज दिस, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक बकरी है, तो जैसे नाइट्रो ग्रुप एक बकरी है, ठीक है। हाँ क्या? हाँ, 3 पैर। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक घास है, क्या है? घास। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल को घास डालते हैं। क्या डालते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो वो है, बस एक चेयर देना, इधर पास करना है, इधर आ गया। तो पॉइंट इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इट्स लाइक अगर इलेक्ट्रोफाइल एक बकरी है तो उन्हें घास चाहिए और ये ग्रुप क्या है, उसे घास डाल रही है। तो घास डालने से जब घास यहाँ और यहाँ पे आएगी तो अटैक फास्ट होगा या स्लो? तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग इन नेचर। कैसे होते हैं? एक्टिवेटिंग का मतलब है जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दे, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे? फास्ट। तो यूजुअली का मतलब है कि कोई एक्सेप्शन भी होगी, यूजुअली नहीं तो ये रूल ही होता। तो यूजुअली माने, पर जो हैलोजन है, हैलोजन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बट डीएक्टिवेटिंग। कैसा होता है? मतलब हम कह रहे हैं कि हैलोजन एक ऐसा ग्रुप है अकेला जो एक घास डालता है पर रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती बल्कि कम हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो रेट तो बढ़ना ही चाहिए, बकरी को खाने आना ही चाहिए।
पर ऐसा कैसे कि हमने घास भी डाली और बकरी खाने ही नहीं आ रही और बकरी दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे और भी इफेक्ट है। रेजोनेंस से तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। पर हैलोजन की टेंडेंसी को तुम भूल नहीं सकते, हैलोजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन खींचने वालों में से भी है। तो ये वो उस रिश्तेदार की तरह है जो तुम्हें पैसा देता है और फिर पैसा मांगना शुरू करता है। पॉइंट इज दिस कि अभी उसने दिए नहीं, वैसे बोल रहा है वापस कब देगा, वापस कब देगा। तो ऐसा रिश्तेदार से तुम्हारी जो तुमने पैसा लिया उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा या और कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पॉइंट इज दिस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा इफेक्ट दिखाता है? और माइनस आई की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग है। माइनस आई की वजह से वो क्या है? डीएक्टिवेटिंग। पर प्लस आई की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं बता, तो इस हैलोजन में एक गड़बड़ है कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन देता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यानी वो पॉइंट इज दिस, रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन देता है पर इंडक्टिव से वो लेता है, खींचता है। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑर्थो पैरा पे तो डायरेक्ट करता है। हमने देखा ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ जाता था तो इलेक्ट्रोफाइल वहां आता था। पर क्योंकि उसकी खींचने की टेंडेंसी है तो वो खींचने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा दिए नहीं जाते। वो घास यहाँ पे छोड़ा और फिर खींच रहा है, तो बकरी खाएगी या नहीं खाएगी? नहीं खाएगी। तो पॉइंट इज दिस, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये अकेला ऐसा ग्रुप। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तुम्हें याद रखना है। इसका पॉइंट लिख लो बस फाइनल। तुम दोनों अभी मत लिखना, लावण्य और दर्श, तुम्हें अभी न्यू टॉपिक से करता हूं। तो इसका फाइनल पॉइंट लिख लेंगे। Halogens are the only orthopara directing groups which are deactivating. Halogens are the only orthopara directing groups that are deactivating, because halogens are the only orthopara directing groups that are deactivating, because first point, halogen destabilizes the Rhenium ion produced during electrophilic substitution next line लिखना। At ortho and para positions, however, resonance opposes this effect by donating electron pair. Resonance opposes this effect by donating electron pair. So attack takes place at orthopara, but reactivity is reduced. So attack takes place at orthopara position, but reactivity is reduced. ठीक है, मतलब एक बार ये वाली बात समझो। ये ना जब हमने 11th में ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक स्टेप होता था जिसमें ये बीच में इंटरमीडिएट बनता था। पूरा मैकेनिज्म करना तो भी हमारे उसमें नहीं है कोर्स में, पर एक ही स्टेप बनता है जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है H को हटाने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ CH3+, तो वो उधर ही जुड़ जाता है जहाँ पे H को रिप्लेस करना है, और इस केस में एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज को जो रेजोनेंस है, इसको पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए और रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देकर ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। तो रेजोनेंस थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है, पर इंडक्टिव पूरा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है इस तरीके से। तो पॉइंट इज दिस, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन खींच रहा है
और रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से डिस्टेबलाइज होता है ये कार्बोकैटायन, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। तो रेजोनेंस दो जगह पे होती है, ऑर्थो और पैरा पे, तो वहां पे वो स्टेबल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अटैक तो होता है सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, पर बहुत स्लो होता है, तो रिएक्शन की रेट क्या होती है, लेस। तो ये इसका आंसर है। एक फाइनल लाइन एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लिखी हुई है, जो इसके आंसर के एंड में तुम्हें समझनी है, वो कि ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय resonance effect, but reactivity is controlled by inductivity. But reactivity is controlled by inductivity. तो पॉइंट इज दिस, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बता रहा है कि ऑर्थो पैरा पे जाना है, रेजोनेंस। हमने देखा था ऑर्थो और पैरा वाला कौन बता रहा है, रेजोनेंस। पर रिएक्टिविटी यानी कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग, ये कौन बता रहा है, इंडक्टिविटी। तो ये फाइनल पॉइंट है इसका। ठीक है, अब न्यू टॉपिक पे चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, यहां से लिखना शुरू करना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोरीन का एक क्वेश्चन है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ, माइनस आई खींचता है, प्लस आई खींचता है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहीं से शुरू करेंगे। व्हाई एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स nucleophilic substitution, extremely less reactive towards nucleophilic substitution. ये बात क्या है, जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड का मतलब जानते हो, हेलोएरीन। हेलोएरीन में तुमने ये रिएक्शंस थोड़ी उसमें भी पढ़ी थी, SN1 SN2 का, aqueous KOH, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, हाँ LiH4। तो इन सब में क्या होता था, एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर देता था। ये नेगेटिव पार्ट है दक्ष, Cl नेगेटिव पार्ट है, इस Cl की जगह OH आ सकता है, Cn, KCl, NO2, AgNO2। ये सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये सारा क्या कहलाता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता कि यहाँ पे OH आ जाता या Cn आ जाता या कोई भी एक पार्ट आ जाता, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यानी ये सारी रिएक्शन हेलोरीन में नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल से होती है। क्वेश्चन कह रहे हैं क्यों। ठीक है, तो रिएक्शंस हेलोरीन में होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी H की जगह इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है।
आते नहीं रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, आते तो देखिए हाँ ध्यान फिर मैं सुनूंगा। अच्छा इधर देखिए KOH KCN AgCN KNO2 ये सारी रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन क्यों नहीं होती अब ये जानना है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कौन सी रिएक्शंस होती हैं फिर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें हर्ष इतनी खुशी है पढ़ते हुए भी लिखा है अगर H इस जैसे जिसमें H की जगह NO2 आ जाए प्लस आ जाए प्लस प्लस को रिप्लेस कर सकता है माइनस माइनस को रिप्लेस यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो ये डिफरेंस समझ आया, बना लेना ये छोटी सी फिगर तो तुम्हें याद रहेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होती है और न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है। तो इससे पहले वाली जो भी बेंजीन के ऊपर हुई थी वो इलेक्ट्रोफिलिक थी यानी H+ जाता था Cl+ NO2+ CH3+ वो सब आता। अब क्यों नहीं होगी ये समझते हैं। तो पहला रीजन है ये तो मिटा वो नोट कर डालिएगा कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ठीक है, अब इसका रीजन समझते हैं। तो रीजन में लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट आंसर में फर्स्ट पॉइंट। पहली बात ये कि जो हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड माने स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और हम मान रहे हैं कि जो स्ट्रेट चेन में रिएक्शंस होती हैं वो इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, पर इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या? पहली बात जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड वाला sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड वाला sp3 होता है। sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचने वाला होता है। तो sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और sp3 ये बना लोगे फिगर जल्दी से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसकी वजह से बॉन्ड छोटा हो जाएगा। किसका बॉन्ड छोटा होगा? एराइल हैलाइड का रिदम या एल्काइल हैलाइड का? एराइल का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। तो इसका रीजन लिखते हैं फिगर बनाने के बाद। CCl बॉन्ड लेंथ इन एराइल हैलाइड is shorter due to sp2 hybridized का sp2 hybridized ठीक है। shorter bonds are easy to break या difficult to break? shorter bonds are difficult to break। राइट, क्लियर। सेकेंड पॉइंट में इसके 4 रीजन हैं। ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है। sp2 वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है, इससे C और Cl का बॉन्ड छोटा हो जाता है। sp3 कम खींचता है तो उसका बॉन्ड बढ़ता है। छोटे बॉन्ड मुश्किल से टूटते हैं, बड़े बॉन्ड आसानी से। तो ये इसमें हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें नहीं होगी क्योंकि CCl का बॉन्ड इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज सेकंड पॉइंट में तुम्हें पता है C और Cl का जो बॉन्ड है इसमें वो रेजोनेंस में है, यस और नो? और रेजोनेंस में होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड Cl+ यहाँ पे नेगेटिव ऐसे चलता है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, हाँ या ना? तो हम बोलते हैं कि ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है और डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। तो हम इसमें बोलेंगे द CCl बॉन्ड इन सेकंड पॉइंट क्यों नहीं CCl बॉन्ड इन, आज लास्ट क्लास है, अगर तुमने नेक्स्ट चैप्टर में बीच में कोई मिस करी तो वो सारे ही पूछा है, अब नहीं चल रही।
CCl bond in halogenes has partial double bond character. CCl bond in halorine has partial double bond character due to resonance. Double bonds are difficult to break. ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? नहीं आई? एराइल हैलाइड में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाता है, डबल बॉन्ड मुश्किल से टूटते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं कि इसमें SN1 होगा, मान लेते हैं कि SN1 होगा। अगर SN1 होगा तो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, और कार्बोकटायन रेजोनेंस की कंडीशन को खराब करता है। डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एक ही पे होना नहीं पॉसिबल, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है कि तुम अमीर हो इलेक्ट्रॉन में, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि तुम गरीब हो। तो तुम अमीर हो या तुम गरीब हो, ऐसे एक साथ तो नहीं हो सकते। तो यानी कि तो पॉइंट इज दिस, या तो किसी पे डबल बॉन्ड हो सकता है और उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, या किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। दोनों एक साथ तो स्टेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे दे देंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरीके से जो फिनाइल कटायन है जो बनता, फिनाइल कटायन क्यों बनता? क्योंकि अगर ये SN1 होता तो SN1 में हमने पढ़ा था पहला स्टेप होता है कार्बोकटायन फॉर्मेशन, तो ये बन जाता है, इसे बोलते हैं फिनाइल कटायन। क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर लिखो, इफ द रिएक्शन followed SN1 then the phenyl carbocatine is not resonance stabilized, carbocation is not resonance stabilized and hence unstable. Then the phenyl carbocation is not resonance stabilized and hence unstable. If the reaction followed SN1, then the phenyl carbocation form is not resonance stabilized and hence unstable. तो इसीलिए reaction will not take place. Hence reaction will not take place. ठीक है? अच्छा, next point number 4 is न्यूक्लियोफाइल ने आना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला। न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव। और बेंजीन अमीर है इलेक्ट्रॉन में या गरीब है? क्यों? उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के रहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव के पास आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा? तो लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, देयर इज possible repulsion to the approaching nucleophile. There is possible repulsion to approaching nucleophile. There is possible repulsion to approaching nucleophile. क्लियर है पॉइंट? लास्ट पॉइंट कहते हैं न्यूक्लियोफाइल उसके पास आना ही नहीं चाहेगा क्योंकि वो भी नेगेटिव है और बेंजीन भी नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं तो अटैक कैसे करेंगे? तो 4 पॉइंट मेरे को सुनाओ। फर्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्टर बॉन्ड, डिफिकल्ट टू ब्रेक। फिर से बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्टर बॉन्ड, डिफिकल्ट टू ब्रेक। सेकंड, halogen has partial double bond and double bonds are difficult to break. Third point, phenyl cation is not resonance stabilized. Phenyl cation is not resonance stabilized. Fourth point, a possible repulsion to the nucleophile from electron rich arene.
फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच अरीन, हाँ इलेक्ट्रॉन रिच अरीन यानी बेंजीन, हाँ ये वाली ये वाली ठीक है, नोटेड। अच्छा एक बार देख लेते हैं चैप्टर 4 पर कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो रह गए होंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है, उस पर तुम शॉर्टकट लिख के लाओगे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ पर तुम उसके शॉर्ट नोट बना के आओगे एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा हैलोजन एक्सचेंज, हैलोइंस, reaction with metals, nucleophilic substitution. अच्छा हाँ राइट, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखें, नेक्स्ट इसी के अंदर लिखें रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी टॉपिक में चल रहा है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट चल रहे हैं ना, उसी में ही रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। हमारा क्वेश्चन ये था, अगर तुमने ध्यान दिया हो, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, पर ऐसा तो लिखा था कि बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी रिएक्शन होगी पर बहुत कम होगी, और उसके 4 रीजन हमने पढ़े। अब हम ऐसी रिएक्शन देखते हैं जो होती है, पर इसके लिए तुम्हें 623 केल्विन लगेंगे, यानी 273 में ऐड करिए, कम जो भी है 400 डिग्री अराउंड, और 300 ATM, यानी जितना अभी तुम्हें प्रेशर लग रहा है उससे 300 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन अगर करती है, जिसमें Cl aqueous NaOH से OH में रिप्लेस हो, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिवेटेड टेम्परेचर पे हो सकती है। इस रिएक्शन को फास्ट कैसे बनाएं ये भी समझ सकते हैं। तो ये रिएक्शन को फास्ट करने के लिए तुम एक नाइट्रो ग्रुप लगाओ, तो ये रिएक्शन 443 केल्विन पे हो जाती है, टेम्परेचर कम हो गया, यानी 200 डिग्री पे आ गया। 2 लगाओ तो ये 368 केल्विन पे आ गया। तू गाया में सुन, आराम से एंजॉय कर, ठीक है, बस तू तो अटेंडेंस लगाने आया आज। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एब्सेंट लास्ट क्लास। हाँ चलो, प्रॉब्लम तो पता है। अच्छा चलो आगे, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दिए तो बस गर्म पानी में ही हो जाता है, वार्म वाटर। फिर पहले तो ये पहली रिएक्शन बनाओ, फिर ये फर्स्ट रिएक्शन बनाओ, फिर ये लिखो, और फिर 3 रिएक्शन बनाओ। कम ऑन बनाओ। ऑलराइट, ये 4 रिएक्शंस हमें ये दिखा रही हैं कि पहली बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है, पर नाइट्रो लगाने से आसान होता जा रहा है। अब नाइट्रो लगाने से क्यों आसान होता जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाई नाइट्रो, व्हाई अटैचमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, व्हाई अटैचमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप increases the, why attachment of nitro group increases the electron density, नहीं, why attachment of nitro group increases the reactivity towards nucleophilic substitution, increases reactivity towards nucleophilic सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी मैं तुम्हें आंसर दिखाता हूँ, ये इसका आंसर है रेजोनेंस में, देखो तो। तो ये रेजोनेंस बनाओगे? ठीक है। अच्छा सुनो एक बात, ये रेजोनेंस बनाएंगे बाय द एंड ऑफ क्लास 12 हम इसे सीखेंगे, ठीक है। पॉइंट इज दिस कि अभी मैं तुम्हें अभी भी सिखा सकता हूँ, पर अभी सिखाने लगूंगा तो तुम ऑर्गेनिक छोड़ के, तो अभी तुम
सिंपल टर्म से समझो, पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। उसके बाद ये रेजोनेंस बनाना, जब तुम्हें एक्सपर्ट हो जाओगे रेजोनेंस बनाने में, अभी 3 चैप्टर में छोटी छोटी सिंपल रेजोनेंस आएंगी, तो उसके बाद फाइनल में हम ये बना के जाएंगे। अब देखो क्या करना है। सर स्कूल में आपने कराया था। चलो ठीक है, करा दे। मैं कह रहा हूं आप समझ नहीं आता, आपको नहीं आया, छोड़ो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही है, बॉन्ड्स को शिफ्ट करना है, जो वो रूल्स वही है। पर पहले एक बार सिंपल एक्सप्लेनेशन समझो, फिर मैं डिटेल भी बताता हूँ। देखो मेरी बात, हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है? सोचो ये नाइट्रोबेंजीन होता, क्या होता? तो नाइट्रोबेंजीन ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है और नाइट्रो विड्रॉ करता है, तो दोनों का नेचर अलग है। ये वाली बात क्लियर है? ये चीज तो तुम अभी सीख चुके थे कि क्लोरीन डीएक्टिवेट करता था रिंग को। किसको करता था? डीएक्टिवेट। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाता था। पर नाइट्रो ग्रुप से ये क्लोरो का रेजोनेंस इफेक्ट रिवर्स हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नाइट्रो विड्रॉ कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका नेचर ऑपोजिट है, तो ये रिएक्शन को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है उसको तुम एक काम करो, इसी तरीके से सीख लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान एक बार बताऊंगा तो इजी हो जाएगा, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही सीख लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले क्लोरीन बनाया हमने, एक बनाएंगे बस, ये एक ही बनाना है, बाकी सारे सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक भी सीख जाओगे तो बाकी तुम बना सकते। हमने रेजोनेंस यूजुअली मैं इस साइड बॉन्ड बनाता हूँ, जिस साइड बनाते हो उसी साइड बनाया करो। तो जैसे ये ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने आना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नेगेटिव ने अटैक करना है। नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे। तुम ऑलरेडी जानते हो Cl नेगेटिव होता है, यस और नो? यस सर। और इसका कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये एरो हमने बनाया। पर जब ये अटैक करेगा तो कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स हैं? 4। 1 2 3 4। तो अगर इसको OH को जोड़ना है तो उसे अपना पहला कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड में तोड़ना आसान होता है, क्योंकि एक ऑलरेडी बॉन्ड है और दूसरा बस एक लग्जरी होता है। मतलब पॉइंट इज दिस, एक गाड़ी नेसेसिटी हो सकती है, बट 2 गाड़ी लेना एक आदमी के लिए वो लग्जरी होता है। इसी तरीके से एक सिंगल बॉन्ड नेसेसिटी है, क्योंकि उसके बिना तो रहेगा नहीं। पर डबल बॉन्ड क्या हो गया? डबल बॉन्ड को दोनों को एक साथ तोड़ना मुश्किल होता है, पर डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड तोड़ना इजी होता है देन सिग्मा बॉन्ड। रिमेंबर, ये हमने उसमें भी पढ़ा था केमिकल बॉन्ड। तो एनीवेज, तो जैसे ही OH आएगा तो ये बॉन्ड क्यों टूटेगा? फ्रेंड्स फोन दे दो इधर 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 पास कर। इधर देखिए, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन को एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाना है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो ये जब तोड़ेगा तो ये बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन पे जाता है रेजोनेंस से। तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप इसका समझ आ गया क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि हमारे पास Cl लगा हुआ है, OH लग गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जो चीजें चेंज नहीं हुई वो क्या है? ये और यहाँ तक क्लियर है। तो Cl जब भी अटैक करता है इस तरीके से करता है, पर इस सिचुएशन में अगर नाइट्रो प्रेजेंट होता, क्या प्रेजेंट होता? ये नाइट्रो, ठीक है। तो ये क्या कर, अभी तक कुछ नहीं करेगा जब तक ये नेगेटिव इसके पास नहीं आता तक। तो नेक्स्ट स्टेप तुम जानते हो रेजोनेंस बनाना, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, वही रेजोनेंस है, बस वो उसके ऊपर और नीचे ग्रुप लगे हुए हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाते हुए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी था, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये सर। अब NO2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। हाँ इस कार्बन में, इस कार्बन सर हाँ डबल बॉन्ड क्यों है? कहाँ पे? सर कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। हाँ कौन सा वाला? ये अटैक
OH ने इस पे अटैक क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक करेगा। जब इसने अटैक किया तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, इसने एक बॉन्ड तोड़ना था तो इसने डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे नेगेटिव आ गए। फिर रेजोनेंशियली जैसे हमने नॉर्मल सीखी थी, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ पे आ गए। यहाँ तक रुद्र क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद नाइट्रो इसे खींचना चाहे तो खींच सकता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। पर वो खींचते हुए दिखाया नहीं है, एनसीईआरटी ने भी नहीं दिखाया। दिखाया नहीं, ठीक है, तो हमें भी नहीं दिखाना। पर हम बोलेंगे कि अब नाइट्रो के पास आके इलेक्ट्रॉन गिर गए हैं तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रो क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है रेजोनेंस से। तो इस वजह से अगर इस नेगेटिव चार्ज को पहले 1 2 3 जगह शेयर करते थे तो स्टेबिलिटी आती थी। रेजोनेंस से क्या आती है? अभी पहले 1 2 3 जगह तो जाते ही था ऑर्थो पैरा पोजीशन में, अब इसके पास एक और पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। तो अगर एक ही चार्ज अलग अलग जगह पे जाता है, इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? या फिर इंग्लिश में बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। वो नेगेटिव चार्ज पहले 3 जगह जा सकता था, अब 3 जगह जा सकता है 4। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी या कम हुई? स्टेबिलिटी बढ़ी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ी तो OH अटैक करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इसके बीच में जो स्टेप हो रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? अभी एक नाइट्रो ने स्टेबलाइज किया, अगर 2 लगाएंगे तो और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। और क्योंकि वो उसको 3 की बजाय 4 की जगह 5 जगह मिल जाएगी जाने की नेगेटिव चार्ज को। और अगर तुमने 3 नाइट्रो लगा लिए तो टोटल 6 जगह जा पाएगा, और 6 जगह जा पाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और इससे रिएक्शन फास्ट होती है। सिंपल शब्दों में ये कह रहे हैं OH के अटैक से नेगेटिव चार्ज आते हैं, वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रो खींच ले और स्टेबलाइज कर, क्योंकि वो विड्रॉइंग। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसको रेजोनेंस से ये 3 स्टेप तो बना लो। इसके आगे वाले स्टेप वही करते हैं तुम्हें जो तुमने पहले सीखा था, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। फाइनल स्टेप में हम OH को हटा देते हैं। तो जल्दी से ये करो। हाँ प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो बॉन्ड वो नहीं करनी, बस होनी चाहिए। नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मेटा पे देखो मेरी बात सुनो, यहीं पे एक और चीज सीख लो, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ का आएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। अगर नाइट्रो मेटा पे लगा होता यहाँ पे तो क्या उसके पास नेगेटिव चार्ज आता? अगर उसमें नेगेटिव चार्ज ही नहीं आता क्या वो स्टेबलाइज करता? नहीं। तो ये भी क्वेश्चन है। ऑर्थो पे भी अगर और यहाँ पे लगा होता तो आता ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है और आज तक वैसे पूछा नहीं गया, पर अब पैटर्न डिफिकल्ट की साइड चला गया है केमिस्ट्री में, तो हो सकता है आ जाए। तो इस वजह से तुम्हें ये करना जरूरी है, ठीक है। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया तो अलग से टाइम ले लेना मुझसे, अभी भी या अभी भी तुम मुझे बता दो, मैं अभी रिपीट करने के लिए बोलूँ, ठीक है। कोई डाउट है बनाओ। ये तुम्हें अगर ये वाला अच्छा लगे तो ये बनाओ, ये वाली सीरीज बनाओ। ये ऊपर साफ साफ बनाओ, मैं दोबारा सर एक बार बनाओ, जल्दी से देखो, साथ साथ बनाओ। देखो पहले Cl लगा था, अब जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझ लो एक जल्दी से। Cl लगा था, OH माइनस आया अटैक करने, इसने अटैक किया यहाँ पे, पर ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गए। तो यहां से शुरू हुआ तो ये बना क्या? नेगेटिव, Cl भी लग गया, OH भी लग गया, ठीक है। पर हमने बोला नाइट्रो ग्रुप लगाओ तो पैरा पे, कोई बात नहीं लगा के दिखा दो। नाइट्रो ग्रुप लगाया कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रेजोनेंस करते हैं वैसे ही करना है, इग्नोर करते हुए कि नाइट्रो लगाया, ये मानो कि ये है ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो तुम जानते हो रेजोनेंस कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बस वही करनी है, नाइट्रो को बस लगाए रखना है। Cl OH डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। डिफरेंस ये आएगा कि नेगेटिव इसके बाद रेजोनेंस में जा सकता है, पर उसको दिखाने की हमने और स्टेप्स बढ़ाए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगर तुम सोचो ये नाइट्रो है ही नहीं तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से यही होता, वही करो और कुछ मत करो।
नहीं वो बुक ने नहीं दिखाया पर होता, बस ये तुम्हें अपने दिमाग में आया। Cl और अच्छा अब रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जैसे रेजोनेंस में 5 स्टेप होते थे, यहाँ पे सिर्फ 3 हुए। क्यों हुए थे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 यही तक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड से बॉन्ड। यहाँ पे तो रेजोनेंस और ऊपर जा पा रहा है नहीं, क्योंकि लोन पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस आधे मॉलिक्यूल पे हुई। कितने पे हुई? आधे मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस का हाइब्रिड जो हम बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो सिर्फ आधे पर बनाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे Cl भी लगा हुआ था, OH भी लगा हुआ था, नेगेटिव चार्ज यहाँ घूम रहा था और नाइट्रो भी यहीं पे लगा। सर ऐसा नहीं तुम मतलब नेगेटिव में को देख Cl निकाल दें, वो तो वैसे भी नहीं चाहिए। अभी निकलेगा वो Cl एंड में फाइनल में। सही मतलब अभी इसके अंदर इंटरमीडिएट के अंदर तो यही रेजोनेंस होगी ना उधर। ठीक है, हां बोलो। इवेंट्स का रीजन था किसका रीजन? लाइक हाफ स्ट्रक्चर की हाफ स्ट्रक्चर इसलिए बना क्योंकि रेजोनेंस से यही हो गया। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही घूम रहा है, इसके ऊपर तो नहीं जा पा रहा। जहाँ तक जा पा रहा है वहीं पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। हाँ ये डबल बॉन्ड कहाँ जा रहा है? देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे आया। तो डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर। तो ऊपर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ऊपर से कहाँ आया? ये वाली रेजोनेंस नहीं है जो हमने नॉर्मल कही थी जिसमें ऊपर से आ रहा है, तो उसमें पूरे में जा। हाँ अभी तो बेटा पे आने तो दे उसको। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये रेजोनेंस बन गई। इतनी डिफिकल्ट लग रही थी पर है तो नहीं। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इसके नीचे लिखेंगे क्या? अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, Cl चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, Cl क्या चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके, और फाइनली स्ट्रक्चर बन जाएगा OH आ जाएगा और रेजोनेंस वापस, और नाइट्रो तो लगेगा। समझ आया क्या बने? अच्छा, तो अब इस केस में हमने थ्योरी में क्या लिखना है, इसको आंसर करते हैं। तो हम इसके अंदर लिखेंगे, मिला दो नहीं सर बताओ। फाइनल में जब सब्स्टिट्यूशन होगी तो Cl निकल जाएगा। तो सर फिर इसमें से NO2 हटाना तो तुम ये नहीं समझ सकते कि ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और Cl बाहर जाएगा। तो ऐसे सर हाँ स्टार्टिंग में तो आपका जब Cl से स्टार्ट कर रहा था तो NO2 था नहीं, तो एंड में फिर NO2 हटाना है फिर रेजोनेंस। NO2 हमेशा ही लगे रहेगा, बस उसको सोचो कि तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तुम ये सोच के बनाओगे तो रेजोनेंस इजी लगेगी बस ये क्या। अच्छा ये पहला पोजीशन पे लगा था, नाइट्रो कितने पे लगा हुआ था? पहला। तो पहला पे लगने से अटैक, अच्छा तो इसके नीचे ये लाइन लिखेंगे। वैसे ही येलो बॉक्स में यूजुअली ऐसी चीजें नहीं आती, तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं आता, तो तुम इससे डरना। एल्केन में तुम 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो अगर तुम ये क्वेश्चन ना करो तो, क्योंकि ये हमारा येलो बॉक्स वाली चीजें बोर्ड में नहीं है। ठीक है, पर तुम्हारे को समझना जरूरी है क्योंकि तुम एंट्रेंसेस भी दे रहे हो। ठीक है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम्हें ये टॉपिक इतना अच्छा समझ में आया। नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन with respect to halogen stabilized by NO2 group, while in case of meta resonating structure से नेगेटिव आया ही नहीं। तो पहले तुम इतना लिखो, the negative charge appears on ortho and para position with respect to halogen substitution। लिखा तो सब कुछ लिखा हुआ, ये लाइन लिखनी है बस। हम क्या करें, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया? ऑर्थो और पैरा पे, और ऑर्थो और पैरा पे अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो उसे स्टेबलाइज कर देगा, उसे क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन खींच कर। ठीक है, और इन केस ऑफ मेटा, अगर मेटा पे होगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आता ही। तो ये लाइन पूरी लिखेंगे बस आप। तो मेटा वाला रीजन हरमन समझ आया? अभी नहीं आया? हाँ डीस्टेबलाइज नहीं करेगा, स्टेबलाइज नहीं करेगा। Got it?
अब चैप्टर तो खत्म, पर चैप्टर के बैक से फिर भी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि चैप्टर की बैक से इसके आंसर चैप्टर में नहीं मिलते। तो थोड़ा सा अजीब बात है, अगर तुमने कर सॉल्व कर रखे होंगे तो हो जाते हैं, अगर सॉल्व नहीं किए होंगे तो ये नहीं होते। चलो अब पूछते हैं, देखते हैं। तुम्हारे यही होमवर्क था ना, डायरेक्ट से सॉल्व करके। मैंने बोला था डायरेक्ट से सॉल्व करके लाना, डाउट्स लेके। हमारा होमवर्क हम भी बता दिया था। मैंने बोला और तुम कितने खुश हो जाते होगे सर मिले। दूसरे बैच को बोलो। सर मैं 8 से आया तो मेरे को तो नहीं बोला थी, तुम बोला। अच्छा सर रुक जाओ। बस लास्ट में 5 मिनट है, डायरेक्ट से इसके टिपिकल क्वेश्चन बता देता हूँ जो जिनके आंसर्स बुक में नहीं मिले। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गया, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा बुक से। ठीक है, तो तुम्हें ये नोट्स जो मैंने बनवाए हैं ना, बहुत कीमती नोट्स हैं, इनको प्रॉपर्ली याद करना, और अगर तुमने कोई छोड़ा है तो अपने दोस्तों से लेकर कर लेना। इसमें से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर तुम ठीक करना। नोट कर लिया? मिटा दूं? अरे मुझे एक बात बताओ ना, एक नहीं करते तुम कि मुझसे एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा इधर देखें, बात नहीं। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। देखो ये है इंपॉर्टेंट पॉली हैलोजन कंपाउंड कि हैलोजन के कौन से कंपाउंड का क्या यूज है। इसके अंदर क्या करना है कि डाइक्लोरोमीथेन पर एरोसोल्स में यूज होता है, परफ्यूम्स वगैरह जो हम स्प्रे करते हैं उसमें यूज होता है, और इसके एक्सपोजर से हमें अगर ज़्यादा कोई स्मेल कर ले तो उसे डिजीनेस, आंखों से दिखना कम हो जाता है, और फिंगर्स और टोज में नमनेस हो जाती है। सुन लो, स्किन पे रेडनेस हो सकती है, एलर्जी। नेक्स्ट इज ट्राइक्लोरोफॉर्म, इसको सूंघने से बेहोश हो जाते हैं और ये ब्रेन में जाता है तो एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। पर अब क्लोरोफॉर्म को नहीं यूज करते। क्लोरोफॉर्म का एक बहुत लेवल होता था कि क्लोरोफॉर्म जितना लेवल में ही सुंघाना है, अगर ज्यादा सुंघाना है तो बंदा कभी नहीं उठेगा, मतलब वो गया। तो वो एक सेफर एनेस्थेटिक नहीं था, तो अब हमने एक कुछ सेफर एनेस्थेटिक्स ले आए हैं, क्लोरोफॉर्म गायब हो गया। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म अगर तुम किसी को बेहोश करने की कोशिश करो तो ये सोचना है कि वो हो सकता है कि वो जानलेवा हो जाए, तो क्लोरोफॉर्म नहीं यूज करते आजकल। एनेस्थेटिक क्या यूज करते हैं? ईथर। क्या यूज करते हैं? ईथर। और ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्या हो गया, बिल्कुल कौन है 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म टॉक्सिक होता है। ठीक है, और और ज्यादा क्लोरोफॉर्म लेने से वो इंसान का लिवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि लिवर सारे केमिकल्स को हटाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्केन हो, ऐसे कोई भी केमिकल हो, सबसे पहले लिवर पे अटैक करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को लाइट से, तुम दोनों को अपना डिस्कस करना है तो आ जाओ। क्लोरोफॉर्म को लाइट से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो डीकंपोज होकर फॉल्स जीन दे देता है, जो कि और भी ज्यादा पॉइजनस है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? हाँ बोलो, कोई डाउट? हाँ, नॉर्मल इंसानों को नहीं मिलता है, अगर तुम कुछ मेडिसिनल यूज कर रहे हो बस वो है तो तुम ला सकते हो। अच्छा बात नहीं, ट्राई आयोडोमीथेन, आयोडोफॉर्म को हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। वो ब्लैक स्पॉट ब्लू करके जो चोट के ऊपर लगाते हैं, वो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आयोडोफॉर्म भी एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, क्योंकि वो आयोडीन लिबरेट करता है। क्या लिबरेट करता है? आयोडीन एंटीसेप्टिक है। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, पर इसको भी हमने हटा दिया, अब हम बीटाडीन यूज करते हैं। बीटाडीन आयोडीन का ही पेस्ट है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, टेट्रा क्लोरोमीथेन CCl4, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कैसा है? सॉल्वेंट। और डी ग्रीजिंग एजेंट, यानी कि जहाँ पे ग्रीस लग जाती है, ग्रीस हटाने के लिए हम सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। उसके अलावा ये हमने रिपोर्ट्स इसके भी पढ़े हैं कि कैंसर कॉज कर सकता है लिवर का, और ज्यादा सूंघने से स्टूपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। स्टूपर माने समझना आना चाहिए, स्टूपिड। ठीक है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट
और अगर कार्बन ये CCl4 रिलीज होता है तो ओजोन को डिप्लीट करता है। तो हमारे जो R22 रेफ्रिजरेंट्स हैं, जो तुम गैस के अगर तुम पढ़ते हो AC के अंदर जो गैसेस रिलीज होती हैं, गैसेस भरी जाती हैं, वो फ्रियॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मतलब जो AC में गैस होती है वो भी यही होती है, हैलोजन दी कंपाउंड्स। और ये जो फ्रियॉन्स हैं ये रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज करे जाते हैं। अब जब ये रिलीज हो जाते हैं, तुम्हारे AC से निकलकर गैस हर साल जो रिलीज हो जाती है वो ओजोन में जाके हमेशा उसे डैमेज करती रहती है, तो ओजोन को डिप्लीट करती है। तो इनको रिप्लेस करना जरूरी है, पर अभी तक रिप्लेस नहीं हुई है। बहुत सारी AC और फ्रिज में अभी भी फ्रियॉन्स ही डाली जाती है। फ्रियॉन्स का एक एग्जांपल है CCl2F2, इसमें क्लोरो और फ्लोरो दोनों होते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, जो हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th से, है ना। DDT, हाँ सही है। ये टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ समझने का नहीं है। ये तो ऐसे है कि बस तुम्हें पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। हाँ समझ आ गई? इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, राइट साइड में कराऊंगा बाद में। DDT नीचे, अगर नीचे DDT लास्ट डाइफिनाइल डाइक्लोरिडो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। देखो ये है 2 कार्बन का, कितने कार्बन का? और इन 2 कार्बन में क्लोरीन लगे तो ट्राइक्लोरोइथेन होता, तो इस पे डाइक्लोराइडो डाइफिनाइल भी लगा है, तो इसे बोलते हैं DDT, जो कि एक पेस्टिसाइड था पर उसको हम कम यूज बैन कर दिया है, क्योंकि ये हमारी बायोमैग्निफिकेशन तुमने 10th में पढ़ाई है, छोटी मछली बड़ी मछली और फिर आगे जाते जाते ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट याद करके इनके नोट्स बनाने हैं, ये होमवर्क है और ये रिकॉर्ड भी हो गया होमवर्क, तो मुझे मत बताना।